चैप्टर 116 चैप्टर 49 मेरी आल्मा माटर से आया निमंत्रण इन्वेस्टमेंट और फॉलोअर्स के लिए 2 म्याओ ये लिनसू ने क्रिस्टल स्टोन उठाकर क्यूक्यू के माथे से लगा दिया। उसकी नज़र सीधी छठी फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर टिक गई। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों साफ नजर आ रहे थे। 5वां लेवल पहले ही काउंटर एलिमेंट बैटल था, तो छठा लेवल कैसा होगा? क्या काउंटर एलिमेंट से भी ज्यादा मुश्किल कुछ हो सकता है? 2 मिनट बाद मू यूशिंग के ऑफिस के अंदर जब उन्होंने देखा कि लिनसू थोड़ा उदास चेहरा लिए 20 टावर से बाहर निकला, तो की योहान और मू यूशिंग एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगे। उन दोनों ने देखा था, लिनसू 5वां लेवल क्लियर करने के बाद काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। इसका मतलब सीधा था, वो छठा लेवल ट्राई किए बिना मानने वाला नहीं था। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसे ऊपर बुला के प्रेलिमिनरीज के बारे में बात कर लें, मू यूशिंग मुस्कुराते हुए बोला। निर्वाणा सीक्रेट रीम के बाद उसका पेट शायद एलीट क्लास तक पहुंच जाएगा। थोड़ा रुक जाते हैं, की योहान ने सोचा, फिर सिर हिला दिया। जब उसका स्पेस टियर 3 तक ब्रेक करेगा, तब मैं उसके लिए एक अच्छा सेकेंडरी पेट ढूंढ सकता हूँ। कंपटीशन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्पेस हार्ट के साथ प्रेलिमिनरीज से पहले उसका स्पेस 3 टियर तक पहुँच जाना मुश्किल नहीं। बात तो सही है, मू यूशिंग ने अग्री किया। 2 स्ट्रॉन्ग एलीट क्लास पेट्स के साथ प्रेलिमिनरीज में अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी मास्टर क्लास और एलीट क्लास बीस्ट टेमर्स अलग अलग कम्पीट करते हैं। की योहान ने लिनसू के पीछे जाते हुए फिगर को देखा और धीरे से नज़र हटा ली। अच्छा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम भी थोड़ा काम कम चोरी की कोशिश करो। ठीक है भाई। छठा लेवल एंटर करने से पहले लिनसू को लगता था कि काउंटर एलिमेंट बैटल से ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता, और अब उसे पता चला गलत था, इससे भी मुश्किल था। काउंटर एलिमेंट बैटल 2 वर्सेस 1, ये तो बिल्कुल अनफेयर है, लिनसू ने मटर किया। बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर क्यूक्यू हीलिंग स्लंबर में था, हीलिंग एनर्जी लिक्विड पीने के बाद अपनी चोटों को भरते हुए। 2 लोग एक के खिलाफ, ये तो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। अगर छठा लेवल सिर्फ 2 फायर क्लाउड डॉग्स ही स्पॉन करता, जैसे 5वें में हुआ था, तो क्यूक्यू अपनी एरियल एडवांटेज के साथ शायद टिक सकता था। लेकिन छठा लेवल अलग ही निकला। एक तो फायर क्लाउड डॉग था और दूसरा एक फ्लाइंग टाइप फायर एलिमेंटल पेट रेड आइड स्पैरो। जमीन और हवा दोनों ने मिलकर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखाई। क्यूक्यू ने पूरी कोशिश की, पर कुछ राउंड्स के बाद हार गया और काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। हीलिंग एनर्जी लिक्विड के बावजूद उसे पूरी तरह रिकवर होने के लिए कुछ घंटे चाहिए थे। 20 टावर से निकलने के बाद लिनसू सीधा लिन फैमिली घर लौटा और स्पेस हार्ट लेकर मेडिटेशन में बैठ गया। क्योंकि स्पेस हार्ट सिर्फ शेनवू वर्ल्ड में ही यूज़ हो सकता था, प्लैनेट ब्लू पर नहीं, इसलिए जब भी मौका मिलता लिनसू उसे फुल यूटिलाइज करता। मेडिटेशन में वक्त पता ही नहीं चला और एक पूरा दिन गुजर गया। रात होते ही बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर क्यूक्यू ने हीलिंग एनर्जी लिक्विड की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली। उसकी चोट पूरी तरह भर चुकी थी। अब वापस प्लैनेट ब्लू जाने का टाइम था। बेड पर लेटकर गहरी नींद में जाने के बाद जब लिनसू प्लैनेट ब्लू पर उठा, तो अगले दिन की सुबह हो गई थी। कम्युनिकेटर का अलार्म बंद करके वो उठ बैठा और अपना सामान पैक करने लगा। उसे याद था, आज माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का ग्रुप डिस्ट्रिक्ट 1 से निकलकर डिस्ट्रिक्ट 11 के रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने वाला था। ट्रांसपोर्ट प्लेन के अंदर लिनसू और किन नान हल्का फुल्का बात कर रहे थे कि अचानक कम्युनिकेटर बज उठा। किन नान ने इंस्टिंक्टिवली क्यूक्यू को लिनसू की गोद से उठा लिया। कॉल उठा लो, मैं संभाल लेता हूँ। मियाओ, दूर रहो मुझसे। ही। किन नान की शैतानी सी मुस्कान आ गई। तुम नहीं चाहते ना कि लिनसू कॉल पर डिस्ट्रैक्ट हो? मियाओ, फाइन। किन नान की कैट क्रेजी हरकतों को इग्नोर करते हुए लिनसू ने कम्युनिकेटर स्क्रीन देखी और थोड़ा सा चौंक गया। जाओ किंग सॉन्ग, ये उसके हाई स्कूल के होम रूम टीचर थे पूरे 3 साल तक, और आज ही ग्रेजुएशन प्रोसीजर्स कंप्लीट होने वाले थे।
कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सोचकर उसने जल्दी से कॉल उठा ली। सर, क्या बात है? ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत तो नहीं? स्क्रीन पर जाओ किंगसोंग का चेहरा दिखा। पहले उन्होंने लिंसू को देखा, फिर मुस्कुराए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटे में तुम्हें कंप्लीशन नोटिस मिल जाएगा। फिर तो ठीक है। लिंसू ने चैन की सांस ली। सर, फिर आपने और किस लिए कॉल किया? जाओ किंगसोंग ने हल्की सी सांस भरी। कल मैंने हायर एजुकेशन ब्रीडिंग अचीवमेंट कंपटीशन देखा। स्कूल में तुम्हारे थ्योरी मार्क्स तो हमेशा टॉप होते थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने आउटस्टैंडिंग बन जाओगे। कल लाइव स्ट्रीम देखते वक्त जाओ किंगसोंग का चेहरा पूरे शौक से भरा हुआ था। 3 साल तक जिस स्टूडेंट को पढ़ाया हो और अचानक उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स देख लो, ये किसी भी टीचर के लिए इमोशनल मोमेंट होता है। तो बात ये है, लिंसू मुस्कुराया। सर, ये सब आप ही की गाइडेंस का रिजल्ट है। अब तुम माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हो, आगे 20 टेमर्स यूनिवर्सिटी जाओगे? जाओ किंगसोंग ने प्यार से पूछा। हाँ सर, लिंसू ने अपनी सिचुएशन ब्रीफली समझा दी। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद जाओ किंगसोंग ने असली मुद्दा उठाया। उनके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। लिंसू, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम स्कूल आकर अपने जूनियर्स को 2 शब्द बोल सकते हो? ये कहते हुए उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो जानते थे लिंसू अब बिजी रिसर्चर है, जोन 11 में। टाइम निकालना आसान नहीं होगा। पर प्रिंसिपल ने कल ही उनसे कहा था कि लिंसू को एक डिस्टिंग्विश्ड एलमनस के तौर पर इनवाइट करें, और वो मना भी नहीं कर पाए। जूनियर्स से बात करना? लिंसू ने आंखें ब्लिंक की। पर मैं क्या बोलूँगा? बस थोड़ा इनकरेजमेंट ही काफ़ी है। जाओ किंगसोंग थोड़े होपफुल हुए। अगर पॉसिबल ना हो तो ऑनलाइन वीडियो भी चलेगा। ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं, लिंसू ने सिर हिला दिया। मैं शेड्यूल चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा। कॉल खत्म होने के बाद लिंसू ने हाथ पे सिर टिकाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कीइंग हाई स्कूल, उसकी आल्मा माटर, जहाँ से वो बना था। अब जब वो ग्रेजुएट हो चुका था, थोड़ा कुछ वापस देना गलत नहीं लगता। और एक और वजह भी थी। उसे जोन 32 छोड़े 1 महीना हो चुका था। वहीं उसका घर था, वहीं उसकी जड़ें थी। अब उसे वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बच्चे याद आ रहे थे। ये एक अच्छा मौका था वापस जाने का। 2 दिन बाद क्यूक्यू इवॉल्व हो जाएगा, फिर वो श्वे हेन किंग के एवोल्यूशनरी पाथ पर रिसर्च अप्लाई करेगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, फिर यूनिवर्सिटी। मतलब इन 2 दिनों के अलावा कोई फ्री टाइम नहीं। आज तो पॉसिबल नहीं, कल जोन 32 जाना ही ठीक रहेगा। 1 रात रुककर अगले दिन जोन 11 वापस। प्लान पक्का। लिंसू ने तुरंत जाओ किंगसोंग को ईमेल कर दिया। जल्दी ही रिप्लाई आ गया, थैंक यू और अरेंजमेंट्स का प्रॉमिस। कम्युनिकेटर बंद करके लिंसू ने किन नान की तरफ देखा। नान, क्यों की सांस रुक जाएगी, उसे छोड़ दो। म्याओ, लिंसू मुझे बचा लो। चैप्टर 117। चैप्टर 50। क्या तुम रेडी हो? सीकिंग इन्वेस्टमेंट, सीकिंग फॉलोअप रीडिंग्स। बिल्कुल सही, लिंसू ने कहा, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम के मैनुअल टीचिंग मोड में एडजस्ट होते हुए। फिर उसने क्यू की तरफ पॉइंट किया। अपनी एनर्जी को जितना हो सके अपनी हथेली के सेंटर की तरफ फोकस करो। पहले राइट 4 पॉ से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि तुम उसी के ज़्यादा आदत में हो। जब इससे पूरी तरह मास्टर कर लोगे, तब बाकी पॉज ट्राई करेंगे। समझ गया। क्यू जोर से सर हिलाने लगा और लिंसू के बताए स्टेप्स फॉलो करते हुए अपनी आइस पावर को धीरे धीरे अपनी हथेली के सेंटर में जमा करने लगा। जब और एनर्जी इकट्ठी नहीं हो पाई, तब उसने सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर हल्की सी प्रेस की। जैसे ही उसकी हथेली पत्थर से लगी, जमा हुई आइस पावर एकदम फूट पड़ी और पत्थर के अंदर तक घुस गई। पत्थर की सरफेस पे पहले ही हल्की सी बर्फ जम चुकी थी, लेकिन इस एक पाम स्ट्राइक के बाद वो और ज्यादा मोटी हो गई। बुरा नहीं, लिंसू मुस्कुराते हुए बोला, नीचे बैठकर क्यू के सर पर हाथ फेरते हुए। पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आइस पावर अभी भी काफी सॉलिड नहीं है। ऐसे ही मेहनत करता रह। आगे बढ़ते रहो। माउंट डा इंस्टीट्यूट वापस आने के बाद लिंसू ने डिस्ट्रिक्ट 1 का सामान पैक करके रख दिया था और साथ ही डिस्ट्रिक्ट 32 ले जाने वाली लगेज भी रेडी कर ली थी।
कल निकलना था, इसीलिए आज क्यूक्यू को इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम ले जाकर आइस पाम की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस स्किल का मेथड ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आइस पाम को सही से मास्टर करने के लिए बार बार प्रैक्टिस चाहिए थी। अभी क्यूक्यू का एग्जीक्यूशन देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आइस पाम स्टेज आई के सबसे कम पावर लेवल से थोड़ा नीचे ही था। पर लिंसू ज़्यादा एंग्शियस नहीं था। दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच आना जाना होने की वजह से लिंसू पिछले कुछ टाइम से क्यूक्यू के साथ पहले जैसा ट्रेनिंग और एनकरेजमेंट नहीं दे पाया था। ज़्यादातर वक्त वो अपने ही कामों में बिजी रहता और क्यूक्यू या तो अकेला इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करता या फिर गॉड ऑफ वॉर वर्ल्ड के दोस्तों के साथ ट्रेन करता। अब जब थोड़ा रेयर फ्री टाइम मिला था, दोनों इस वक्त को एंजॉय कर रहे थे। लिंसू को ये भी महसूस हो रहा था कि क्यूक्यू जानबूझकर अपनी ट्रेनिंग स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा है, इसीलिए उसने छोटे से फ्रेंड को ज़्यादा डांटा नहीं। खेलते खेलते और प्रैक्टिस करते करते पूरा दोपहर गुजर गया। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, क्यूक्यू ने फिर से अपना पाँव बड़े पत्थर पर रखा और इस बार एक ज़बरदस्त ठंडक का ब्लास्ट हुआ। पत्थर ज़्यादा देर तक सह नहीं पाया। एक तेज़ क्रैक की आवाज़ के साथ वो दो टुकड़ों में टूट गया। अंदर तक जम चुकी बर्फ की साफ निशानी दिख रही थी। तब जाकर लिंसू ने सैटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया। ऑल राइट, आज की आइस पाम ट्रेनिंग यहीं खत्म। अब क्या करेंगे? पहले कुछ खाने चलते हैं, लिंसू ने कहा, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम बंद करते हुए। आइसी एनवायरनमेंट तुरंत डिसॉल्व हो गया। उसने कैजुअली क्यूक्यू को उठा लिया, एक्सेस कंट्रोल ओपन किया और बाहर निकलते हुए बोला, खाने के बाद पास के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट 11 के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स लेंगे और कल ऑर्फनेज के भाई बहनों के लिए ले जाएंगे। ये पूरे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एनर्जी के साथ घूमने के बाद जब रात काफ़ी शांत हो चुकी थी, दोनों इंस्टीट्यूट के डॉर्म वापस आ गए। लिंसू ने सारी शॉपिंग को कैटेगरी के हिसाब से अरेंज किया और कल के लिए जो लगेज चाहिए था उसे अलग रख दिया ताकि सुबह उठाने में ईजी रहे। फिर उसकी नज़र क्यूक्यू पर पड़ी, जो बेड पर आराम से पड़ा हुआ था। हम लगभग गॉड ऑफ वॉर वर्ल्ड जाने के लिए रेडी हैं। मी बीस्ट टेमिंग टावर पे धावा बोलेंगे। हाँ, लिंसू हल्का सा मुस्कुराया। टावर स्टॉर्म करने के बाद मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करूंगा और तुम नाइटनिंग फॉक्स और बाकी दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करना। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई, चेहरे पर हल्की सी गिल्ट आ गई। सॉरी, मैं पिछले कुछ टाइम से तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाया। मी कोई बात नहीं, तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेस का प्रोग्रेस भी मेरी ही मदद कर रहा है। शरारती कहीं का, लिंसू हंस दिया। उसने क्यूक्यू को उठाकर प्यार से उसका सर रब किया। चलो, बीस्ट टेमिंग स्पेस में चलते हैं। हल्की पीली रोशनी चमकी और क्यूक्यू गायब हो गया, बीस्ट टेमिंग स्पेस में चला गया। रूम की लाइट बंद करके और अलार्म कम्युनिकेटर पर सेट करके लिंसू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, वो फिर से गॉड ऑफ वॉर वर्ल्ड में था। कल 6th लेयर स्टॉर्म करने का एक्सपीरियंस लिंसू को ये समझा चुका था कि अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ उस लेवल के लिए काफ़ी नहीं है। मे बी जब फ्रॉस्ट स्टॉर्म स्टेज 3 तक ब्रेक करेगा तब मौका मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कल ही उसे निर्वाणा सीक्रेट ड्रीम एंटर करना था। एक दिन में फ्रॉस्ट स्टॉर्म को स्टेज 3 तक ले जाना नामुमकिन था। इसीलिए इस बार लिंसू ने डायरेक्टली 6th लेयर स्किप कर दिया। उसने क्यूक्यू को पहले 5 लेयर्स तक स्टॉर्म किया, फिर ड्रीम क्रिस्टल स्टोन से फ्रॉस्ट स्टॉर्म को 760 बार ट्रेन करने के बाद बीस्ट टेमिंग यूनियन से बाहर आ गया। उसके दिल में थोड़ी रिग्रेट थी। जब क्यूक्यू निर्वाणा सीक्रेट ड्रीम से बाहर निकलेगा और अपनी एवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तब बीस्ट टेमिंग टावर स्टॉर्म करना पहले जैसा सिंपल नहीं रहेगा। रूल्स के मुताबिक इवॉल्व्ड क्यूक्यू को अब एलीट क्लास लोअर मोनार्क स्पीशीज के ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा, न कि पहले जैसे जुवेनाइल स्टेज हाई एलीट स्पीशीज का। नए ओपोनेंट्स के साथ क्यूक्यू के सारे पुराने रिकॉर्ड्स रीसेट हो जाएंगे। उसे फिर से फर्स्ट लेयर से शुरू करना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन नहीं थी। बीस्ट टेमिंग टावर में एक सिंपल रूल था, बीस्ट का रैंक जितना लो, चैलेंज उतना आसान और प्रोग्रेस उतनी तेज। चैप्टर 118, क्या तुम रेडी हो? आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉलो अप रीडिंग 2।
जुवेनाइल बेस टेमर स्टेज पर यहाँ जो अपोनेंट्स मिलते हैं उनकी टैलेंट स्किल्स की प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे टियर 1 से टियर 2 तक बढ़ती जाती है। टियर 1 से टियर 2 तक जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, चाहे हर अटेम्प्ट सिर्फ फर्स्ट लेवल तक ही रुक जाए, फिर भी टाइम के साथ ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स यूज़ करके स्किल्स को टियर 2 तक अपग्रेड किया जा सकता है और फिर हायर लेवल्स चैलेंज किए जा सकते हैं। लेकिन एलीट बीस टेमर स्टेज पर बात बिल्कुल अलग होती है। यहाँ फर्स्ट लेवल के अपोनेंट्स के पास ही टियर 2 टैलेंट स्किल्स होती हैं और आगे जाकर ये टियर 3 तक पहुँच जाती हैं। टियर 2 से टियर 3 तक अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोई सिर्फ फर्स्ट लेवल ही पास कर पाए और सिर्फ ड्रीम क्रिस्टल स्टोन पर डिपेंड करे, जो एक लेवल पर बस 10 बार ही यूज़ हो सकता है, तो ड्रीम क्रिस्टल स्टोन पर ब्रेक थ्रू का सपना देखना भी मुश्किल है। इस स्टेज पर पेट टावर में डेली ट्रेनिंग की एफिशिएंसी बहुत गिर जाती है। जब तक कोई सेकंड और थर्ड लेवल क्लियर करने की कैपेबिलिटी ना रखे, तब तक यहाँ ट्रेनिंग का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी लो रहता है। कमांड स्टेज पर आते आते पेट टावर लगभग बेकार हो जाता है। उस वक्त पेट टेमर्स को अपने पेट्स की एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं। और सॉवरेन स्टेज पर तो बात ही और है। ये स्टेज पेट टावर के चैलेंज लिमिट से बाहर होता है। यहाँ पेट टावर का यूज़ ही नहीं हो सकता। लिन फैमिली में वापस आकर लिन सू ने हमेशा की तरह स्पेस हार्ट का पूरा फ़ायदा उठाकर मेडिटेशन में लग गया। वो इस मुश्किल से मिलने वाले 6-फोल्ड मेडिटेशन एक्सेलरेशन को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था। उधर क्यू लिन सू के कहने पर गार्डन में पत्थरों पर आइस पाम की प्रैक्टिस करने लगा। आइस पाम लगभग फ्रॉस्ट स्टॉर्म की आधी एनर्जी कंज्यूम करता था। उस दोपहर क्यू का टारगेट था 100 बार आइस पाम प्रैक्टिस करना। सफिशिएंट एनर्जी लिक्विड होने की वजह से ये टारगेट मुश्किल नहीं था, बस पत्थरों के लिए थोड़ा सा दर्दनाक था। क्यू जरा गेट 7 ढूंढ के देख। मास्क पहने हुए लिन सू ने आसपास देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड सा। जब वो शिन्मो वर्ल्ड में सोकर ब्लू स्टार वापस आया और सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचा, तब उसे याद आया कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ भूल गया था। उसने कभी अकेला ट्रांसपोर्ट पैसेंजर प्लेन में सफ़र ही नहीं किया था। चाहे जोन 32 से जोन 11 जाना हो या ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन के टाइम, सब कुछ पहले से अरेंज्ड था, बस टाइम पर प्लेन पकड़ना होता था। लेकिन इस बार वो जोन 32 पर्सनल कैपेसिटी में जा रहा था। बोर्डिंग प्रोसेस से बिल्कुल अनजान होने की वजह से वो नेचुरली भटक गया। क्यू जो उसके सिर पर बैठा था, तुरंत इधर उधर देखने लगा और एक जगह फिक्स हो गया। म्याओ, वहाँ है। यहीं पर फ्रॉस्ट आइज का एडवांटेज काम आया। क्यू की नज़र लिन सू से काफ़ी तेज थी। उसने तुरंत गेट 7 का साइन देख लिया। चलो चलो चलो। बोर्डिंग का टाइम कम देखकर लिन सू ने अपना सामान उठाया और तेजी से उस तरफ भागा। भागदौड़ के बाद जब वो फाइनली प्लेन में अपनी सीट पर बैठा, तो उसने एक कप जूस लिया और एक ही सांस में पी गया। आखिरकार प्लेन पकड़ ही लिया। इस एक्सपीरियंस के बाद उसने मन में सोचा, अगली बार ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अरे तुम? सामने वाली सीट से आवाज़ आई। लिन सू ने ऊपर देखा। उसकी उम्र की ही एक लड़की थी। पहले तो उसके चेहरे पर सरप्राइज था, फिर खुशी चमक उठी। आर यू लिन सू? बस हो गया। जूस पीते वक्त उसने मास्क उतार दिया था और पहचान हो गई। लिन सू ने हल्का सा खांसा और नोट किया। हाँ, कल रात को शॉपिंग के टाइम भी उसने नोटिस किया था कि लोग उसे पहचान रहे हैं और बात करने आ रहे हैं। ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन में स्टेज पर आने का साइड इफेक्ट था ये। इसीलिए आज निकलते वक्त उसने मास्क पहना था और सच में काफ़ी हेल्प हुई थी। तुम? लड़की थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। आवाज़ तेज होने लगी, पर लिन सू ने तुरंत इशारा करके उसे धीरे बोलने को कहा। ओह ओके। लड़की समझ गई, आवाज़ नीचे की, पर एक्साइटमेंट कम नहीं हुई। लिन सू, तुम्हारा कोई पार्टनर है? तुम्हें कौन सा टाइप पसंद है? लिन सू, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे लिन सू, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? एक्सचेंज कर सकते हैं। लिन सू, जोन 11 से जोन 32 का सफ़र लगभग 1 घंटे का था। 1 घंटे बाद प्लेन लैंड हुआ।
लिन सू ने उस एंथुजियास्टिक लड़की को अलविदा कहा और क्यू के साथ तेजी से निकल गया। 1 घंटा। तुम्हें पता है वो 1 घंटा कैसे गुजरा? जैंग तिंग नाम की वो लड़की नॉन स्टॉप बोलती रही, जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड पर हो। लिन सू तो बिल्कुल नंब हो चुका था। लड़कियां सच में टेरिफाइंग होती हैं, वेल, सिस्टर नान को छोड़कर। लगता है अगली बार सिर्फ पैसे बचाने के लिए इकोनॉमी क्लास लेना सही आइडिया नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट प्लेन में इकोनॉमी क्लास में मोस्टली 2 पर्सन सीट्स होती हैं, जबकि बिजनेस क्लास में सिंगल सीट्स भी मिलते हैं। लास्ट टाइम किन नान ने इकोनॉमी इसलिए चूज की थी क्योंकि बीच रास्ते डेंजर हो सकता है और इमरजेंसी प्रोटेक्शन ईजी होता। लेकिन इस बार लिन सू ने सिर्फ पैसे बचाने के लिए इकोनॉमी चूज की और भुगत लिया। एयरपोर्ट से निकलते ही लिन सू ने दूर से 2 जूनियर्स को देखा जो किंगयंग हाई स्कूल का बोर्ड पकड़े खड़े थे। वो तुरंत अपना लगेज लेकर उनके पास गया। प्लान ये था कि सुबह एल्बमेटर जाएगा जूनियर से मिलने और दोपहर को ऑटम लीव्स ऑर्फनेज जाकर अपने भाई बहनों से मिलेगा जिन्हें 1 महीने से नहीं देखा था। ये दोनों जूनियर स्कूल के वॉलंटियर्स थे जो उसे एयरपोर्ट से पिक करने आए थे। हेलो सीनियर। लिन सू को देखते ही दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। उसका लगेज संभालते हुए उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगे, ये सीनियर जो उनसे बस 1 ग्रेड ही बड़ा था। बीस्टेमर यूनिवर्सिटी का डिसीजन लेने वाले हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैसे ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन मिस कर सकते थे? लिन सू का परफॉर्मेंस उन सब के लिए एक शॉक था। किंगयंग हाई स्कूल में अब कुछ स्टूडेंट्स उसे लिन गॉड भी कहने लगे थे। हेलो, लिन सू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कैसे जाएंगे? कार रेडी है, इधर से। ओके। देर तक अपने फेमिलियर बेड पर आराम से लेटकर लिन सू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसका प्लान था होटल में रुकने का और सुबह जल्दी निकल जाने का, लेकिन सरप्राइज ये था कि ऑर्फनेज में उसका रूम अभी भी वैसा का वैसा ही था, बस थोड़ी धूल जम गई थी। एक सिंपल सा क्लीन अप और वो फिर से रहने लायक हो गया। सुबह एल्मामेटर में जूनियर्स का एंथुजियाज्म उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। लिन सू थोड़ा एम्बैरस हो गया। आखिर में ग्रुप फोटो के बाद ही उससे छुटकारा मिला। दोपहर को जब वो ऑर्फनेज वापस आया तो बच्चों के लिए ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। जो कभी डिस्ट्रिक्ट 32 से बाहर नहीं गए थे, उनके लिए लिन सू की कहानियां बिल्कुल नए वर्ल्ड जैसी थी। पूरा दोपहर वो उससे क्वेश्चंस पूछते रहे जब तक उनकी क्यूरियोसिटी सैटिस्फाई नहीं हो गई। ये दिन बस भागदौड़ और खुशी में ही निकल गया। अपनी बाहों में चुपचाप बैठे क्यू को प्यार से सहलाते हुए लिन सू मुस्कुराया। आज थक गए क्या? ऑर्फनेज का फेवरेट मैस्कॉट होने की वजह से क्यू को तो लिन सू से भी ज्यादा वार्म वेलकम मिला था। म्याओ, बहुत खुश हूं। अच्छा लगा सुनकर, हंसा लिन सू। शायद पिछली बार इतनी जल्दी चला गया था, इसलिए इस बार वापस आकर सबसे मिलना जैसे कुछ रिग्रेट पूरा हो गया। म्याओ म्याओ, लिन सू के साथ हूं, कोई रिग्रेट नहीं। तुम भी ना? लिन सू ने उसका सॉफ्ट फर सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, अब हमें शिन्मू निकलना चाहिए। आज निर्वाणा सीक्रेट रेम में एंटर करना है। क्या तुम रेडी हो? रेडी। रात की खामोशी में एक लंबा चौड़ा और मस्कुलर आदमी सुनसान सड़कों पर 30 कदमों से चला और फिर एक अंधेरी गली में गायब हो गया। अंधेरे के अंदर कुछ धुंधले से फिगर्स नजर आ रहे थे। वो भारी जिस्म वाला आदमी ठंडी आवाज में बोला, टारगेट का शेड्यूल कंफर्म हो गया है। कल सुबह वो जल्दी ट्रांसपोर्ट प्लेन से निकलेगा। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही मिड रूट में एम्बुश करेंगे। यस, अगर इस मिशन में फिर से प्रॉब्लम हुई तो ईस्टर्न बीस्टेमर हमें नहीं छोड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट 32 के होली सेक्ट ब्रांच को भी नहीं। तुम सबने कुई और बाकियों का हाल देखा है। वो थोड़ा रुका और बोला, अब हम पीछे नहीं हट सकते। चैप्टर 119 चैप्टर 51 सिर्फ बातों से क्या होगा? ग्रे क्लाउड वैली। ये जगह ग्रेट यान नेशन के सदर्न डोमेन में पड़ती थी। एक ऐसी वीरान जगह जहाँ के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक एम्परर टियर मिथिकल बीस्ट रहता है जिसका गुस्सा और ताकत दोनों ही खतरनाक हैं। इतना पावरफुल बीस्ट था कि उसकी टेरिटरी में घुसना सीधा मौत को दावत देने जैसा था। अजीब बात ये थी कि सदर्न डोमेन के हाई रैंकिंग बीस्ट टेमर्स और मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को भी इस एम्परर टियर बीस्ट को ख़त्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
सब जानते हुए भी उन्होंने आंख बंद करके उसके एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। इस वजह से पास के लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, हर गुजरते हुए ट्रैवलर को बार बार वार्न करना, उस तरफ मत जाना वरना उस बीस्ट का अगला खाना तुम बन जाओगे। धीरे धीरे ग्रे क्लाउड वैली और भी ज्यादा सुनसान होती चली गई। लोगों का आना जाना लगभग बंद ही हो गया। वैली के बाहर एक खुले से एरिया में अचानक आसमान और जमीन को ढकने जैसा एक बड़ा सा शैडो नीचे उतरने लगा। जमीन से टकराने से पहले ही वो धीरे हो गया और बिना आवाज के लैंड किया। उसके पिलर जैसे पैर जमीन में मजबूती से जम गए। वो एक वन आइड जायंट था जिसके 8 बड़े बड़े हाथ थे। हर हाथ पर पत्थरों जैसे मॉटल्ड पैटर्न्स बने हुए थे। उसके हाथ इतने बड़े थे, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स वाइड, कि एक ही थप्पड़ में छोटा सा पहाड़ तोड़ दे, ये कहना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होता। जब जायंट सीधा खड़ा हुआ, उसका किलोमीटर टॉल शरीर पूरी वैली की माउंटेन वॉल के एक बड़े हिस्से को शैडो में ले आया। पर वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा। धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, एक बड़ा सा हाथ कंधे की हाइट तक उठाया और फिर नीचे लाकर जमीन पर टिका दिया। उस हाथ पर से 2 फिगर्स उतरे। जायंट के मुकाबले वो दोनों बिल्कुल छोटे से लग रहे थे। चलो, वैली के उस एंट्रेंस से अंदर चलते हैं, कियुन हान ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके पैरों के नीचे पर्पल और ब्लैक कलर के कॉम्प्लेक्स ग्लिफ्स चमकने लगे। कुछ ही पलों में वो आसमान ढकने वाला वन आइड जायंट उसके बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस चला गया। ओके अंकल क्यू, लिन सू ने नॉड किया। उसकी आंखों में अभी भी सरप्राइज और एक्साइटमेंट था। पहले मू यू शिंग के गोल्डन फेदर्ड वल्चर को देख चुका था लिन सू, लेकिन आज फिर से उसे अपने गिल्ड प्रेसिडेंट के मेन पेट की असली ताकत का एहसास हुआ। ये था 6-हैंडेड रॉक डीमन का अपग्रेडेड वर्जन, मिडिल एम्परर रैंक स्पीशीज, 8-आर्म्ड रॉक डीमन। पिछले एक मिथिकल बीस्ट अटैक के टाइम लिन सू ने 6-हैंडेड रॉक डीमन की दहशत अपनी आंखों से देखी थी। उसका एक ही हाथ ट्रांसपोर्ट प्लेन के प्रोटेक्शन सिस्टम को तोड़ देता था। उस दिन का सीन उसके दिमाग में आज तक चिपका हुआ था। पर 8-आर्म्ड रॉक डीमन के सामने वो 6-हैंडेड रॉक डीमन कुछ भी नहीं था। सच कहा जाए तो सेम मोनार्क रैंक पर भी ये 8-आर्म्ड रॉक डीमन उसे ऐसे पीट सकता था जैसे कोई जिद पे अड़ा बच्चा हो। वैसे 8-आर्म्ड रॉक डीमन पर बैठना मू यू शिंग के गोल्डन फेदर्ड वल्चर से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये एक ह्यूज अर्थ एलिमेंटल पेट था जो अपनी बॉडी पर ही स्टोन सीट्स बना सकता था, इसलिए वो दोनों उसके कंधों पर आराम से बैठ सकते थे। ऊपर से उसकी टेलीकाइनेटिक पावर्स तेज़ हवा को भी दूर हटा देती थीं, बिल्कुल जैसे कोई विंड एलिमेंटल बैरियर हो। अगर गोल्डन फेदर्ड वल्चर पर बैठना स्टैंडिंग टिकट जैसा था, तो 8-आर्म्ड रॉक डीमन पर राइड करना बिल्कुल सीटेड टिकट जैसा फील देता था। ये सब सोचते हुए लिन सू जल्दी ही कियुन हान के साथ वैली के उस थोड़े से नैरो एंट्रेंस में घुस गया। ग्रे क्लाउड वैली वैसे बहुत बड़ी जगह नहीं थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं जो मिलकर एक कॉरिडोर जैसा स्पेस बना देती थीं। शायद एम्परर टियर बीस्ट की अप्रेसिव अवराह की वजह से या किसी और वजह से यहाँ ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, सिर्फ नंगे पत्थर और थोड़ी सी मिट्टी। चलते चलते लिन सू के कान में कुछ आवाज़ें पड़ने लगी। लोग बात कर रहे थे। इस वक्त ग्रे क्लाउड वैली में होने का एक ही मतलब हो सकता था, बाकी 2 शहरों के 20 टेमिंग यूनियंस के लोग पहले ही पहुंच गए थे। इस बार सिर्फ 3 लोग निर्वाणा सीक्रेट रीम के लिए क्वालिफाई हुए थे, इसलिए यहाँ भीड़ भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में लिन सू और कियुन हान के सामने 4 फिगर्स नजर आए। टांग हाओ और जो चिक्यूई, जो क्वालिफाइड 20 टेमर्स थे, उनके साथ 2 लोग और खड़े थे। जो चिक्यूई के पास खड़ा आदमी लिन सू को पहचान में आया। ये वही था जो लास्ट कंपटीशन में स्टारलाइट सिटी 20 टेमिंग यूनियन की टीम को लीड कर रहा था, और साथ ही जो चिक्यूई का टीचर भी। टांग हाओ के पास जो खड़ा था वो एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसे लिन सू पहले नहीं जानता था। वो काफ़ी डिग्निफाइड लग रहा था। चू फंग की तरह चालाक या स्लाई वाइब बिल्कुल नहीं थी। उसके चेहरे पे बस एक खुला दिल वाला वार्म स्माइल था। जैसे ही उसने लिन सू और कियुन हान को देखा, वो जोर से हंसा। की भी आ गया, मतलब अब सब लोग यहीं हैं।
कियुन हान ने बस शांत सी नोट की। फिर उसने देखा कि लिनसू उस आदमी को क्यूरियस नज़रों से देख रहा है, तो समझाते हुए बोला, ये प्रेसिडेंट ली हैं, क्यूयुन सिटी बीस टेमिंग यूनियन के। चैप्टर 120, चैप्टर 55, सिर्फ बातों से क्या होगा। तो ये किंगयून सिटी गिल्ड के प्रेसिडेंट हैं। अब जाकर निन्सू को समझ आया कि उसके सामने खड़ा आदमी असल में कौन था। कियुन हान ने बात क्लियर करते ही अपनी नज़र स्टारलाइट सिटी वाली लेडी पर डाली। बहन सोंगयून, आज आप खुद क्यों आई हो? ओल्ड जाओ कहाँ हैं? सोंगयून हल्की सी मुस्कुराईं। इस बार मेरा डायरेक्ट डिसाइपल सीक्रेट रेल्म में जा रहा है। मैं थोड़ी भी निश्चिंत नहीं रह पाई, इसलिए साथ आ गई। अच्छा हुआ मेरा पति कुछ दिन पहले ही इंपीरियल कैपिटल से लौट आया था, वरना उसे भी इधर उधर भागना पड़ता। और हाँ, सीक्रेट रेल्म खोलने का टोकन भी फिलहाल उसने मुझे ही संभालने को दे दिया है। सीक्रेट रेल्म का टोकन आमतौर पर गिल्ड प्रेसिडेंट के पास होता है। सोंगयून की बातों से ये साफ हो गया कि वो और स्टारलाइट सिटी के 20 टेमिंग यूनियन के प्रेसिडेंट असल में हस्बैंड वाइफ हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। जो की यी का चेहरा थोड़ा ट्विच हुआ। वो सोंगयून का डायरेक्ट डिसाइपल था और अपनी टीचर को अपने हस्बैंड के साथ प्यार जताते हुए कई बार देख चुका था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में जाने से पहले भी उसे ऐसा पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सोंगयून की बात सुनते ही कियुन हान के दिमाग में तुरंत मू यू थिंग का ख्याल आ गया, जो खुद भी एक वाइस प्रेसिडेंट था। दूसरों के यहाँ वाइस प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट का इतना ख्याल रखता है, उन्हें इधर उधर भागने से बचाता है, और यहाँ मेरा वाइस प्रेसिडेंट ना सिर्फ ये सब नहीं करता बल्कि ऊपर से सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल देता है। ओह, पर ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा फिर ठीक है। लिनसू ने भी अनजाने में टांग हाओ की तरफ देख लिया। सोचने की बात है, चूफंग भी तो टांग हाओ का टीचर ही था ना। किंगयून सिटी के प्रेसिडेंट ली का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, और टांग हाओ जो उनके पास खड़ा था उसका चेहरा एकदम अंधेरा पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी स्लीव के अंदर जोर से भींच ली। हथेली का मांस तक नीला जामुनी सा हो गया। डायरेक्ट डिसाइपल? क्या सभी डायरेक्ट डिसाइपल नहीं होते? ग्रेट बीस्ट टेमिंग कंपटीशन में बेइज्जती होने के बाद टांग हाओ के दिन वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे थे। हाँ, उसने 3rd प्लेस हासिल किया था, जो किंगयून सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन का बेस्ट रिजल्ट था, पर लोगों की नज़रों में उसे जो मिला वो रिस्पेक्ट नहीं बल्कि अजीब सी नज़रें और छुपी हुई हंसी थी। जिस एडमिरेशन का उसने सपना देखा था वो कहीं नहीं थी। उसका टीचर चूफंग भी कंपटीशन के बाद एक बार तक उससे मिलने में ही आया, जैसे उसे बिल्कुल ही छोड़ दिया हो। ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था, और अब 2 टीचर्स का कंपैरिजन देखकर उसका दिल और भी ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस करने लगा। इसी पल उसके दिल में जलन और नफ़रत के बीज उगने लगे। जैसे कुछ बच्चे जब पेरेंट्स के कंपैरिजन से हर्ट होते हैं तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने के बजाय दूसरे बच्चों से नफ़रत करने लगते हैं, वैसे ही टांग हाओ की सारी कड़वाहट अब लिनसू और जो की यी पर टिक गई। अगर ये दोनों नहीं होते तो बीस्ट टेमिंग कंपटीशन का 1st प्लेस मेरा होता। लोगों की तारीफ, टीचर का प्यार, सब कुछ मेरा होता। उसने चुपचाप सर झुका लिया, पर उसकी आंखों में जहर और नफ़रत भरी हुई थी। सीक्रेट रेल्म के अंदर जाते ही मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। जब सब आ ही गए हैं तो सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस खोल देते हैं, किंगयून सिटी के प्रेसिडेंट ली ने कहा, अपना एक्सप्रेशन संभालते हुए। बाकी लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उन्होंने क्लिफ के पास बने एक केव की तरफ इशारा किया। एल्डर क्रेन, कृपया सीक्रेट रेल्म खोलिए। एल्डर क्रेन? लिनसू तुरंत समझ गया, ये वही एम्परर लेवल मैजिकल क्रीचर होगा जो सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस की रक्षा करता है। क्या वो इसी गुफा में रहता है? उसका चेहरा क्यूरियोसिटी से भर गया। उसने कभी एम्परर लेवल मैजिकल क्रीचर नहीं देखा था। मू यू थिंग और कियुन हान के पास भी एम्परर लेवल बीस्ट्स थे, पर बीस्ट टेमिंग स्पेस की वजह से उनकी असली ताकत मोनार्क लेवल तक ही सीमित थी। कहा जाता है एम्परर लेवल मैजिकल क्रीचर्स रूल्स का थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं और इंसानों की तरह बोल भी सकते हैं। लिनसू सोच रहा था क्या ये 8 आर्म्ड रॉक डीमन से भी ज़्यादा इम्पोजिंग होगा?
जैसे ही गुफा से एक फिगर धीरे धीरे बाहर आई, लिंसू का मुंह अपने आप खुल गया। वो पेट बीस्ट था, साइज में लगभग एक ऑस्ट्रिच के जितना। उसके शरीर पर रंग बिरंगे फेडर्स थे, पीछे एक लंबी सी पूंछ बिल्कुल मोर जैसी। उसकी पतली गर्दन गर्व से उठी हुई थी, सर पर 7 रंगों वाली प्लूम चमक रही थी और उसकी लंबी तेज चोंच रोशनी में चमक रही थी। इसका लुक कहीं से भी इम्पोजिंग नहीं था, पर खूबसूरती तो ऑफ द चार्ट्स थी। लिंसू ने अपने जाने हुए एग्जॉटिक बीस्ट्स के मुकाबले किया और तुरंत पहचान लिया। हायर एम्परर स्पीशीज, 7 रंगों वाली क्लाउड क्रेन। गॉड ऑफ वॉर वर्ल्ड में ये एक बहुत ही फेमस एग्जॉटिक बीस्ट था, ना सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से, बल्कि इसके यूनिक टैलेंट स्किल्स की वजह से भी। इसका एवोल्यूशन पाथ होता है हायर लीडर स्पीशीज 3 कलर्ड स्पैरो, हायर मोनार्क स्पीशीज 5 कलर्ड गाइट और फिर 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन। जैसे जैसे इवॉल्व होती है, फेदर्स के रंग बढ़ते जाते हैं और जितने रंग उतने एट्रीब्यूट्स पर कंट्रोल। ये उन रेयर स्पीशीज में से है जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हुए भी केओस नहीं होता, बल्कि हार्मनी होती है, और बैटल में ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये बीस्ट सिर्फ गॉड ऑफ वॉर वर्ल्ड में पाई जाती है। ब्लू स्टार पर तो बेसिक 3 कलर्ड स्पैरो भी नहीं मिलती। हाँ, इतनी सारी एट्रीब्यूट्स होने की वजह से इसका एक डाउनसाइड भी था। ये रूल्स को पूरी तरह मास्टर करके एम्परर टियर से ऊपर इमोर्टल लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। सामने खड़ी 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन भी एम्परर टियर पर ही अटकी हुई थी। पर उससे क्या, गुड लुकिंग तो है ना। लिंसू इसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें चमक रही थी, पावरफुल, मिस्टीरियस और एलिगेंट। ऐसी पेट बीस्ट जब बोलेगी तो आवाज़ भी कितनी अच्छी होगी। जैसे ही ये ख्याल आया, 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने मुंह खोला। यो, सारे छोटे बच्चे आ गए क्या? लिंसू ... उसकी आवाज़ सुनते ही लिंसू के दिमाग में एक पुरानी लाइन गूंज गई, रॉकस एंड हार्श टू द ईयर। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने अपने पंख हिलाकर एक बड़ा सा एंशंट मिरर निकाल लिया। मिरर पर 4 क्लियरली बने हुए स्लॉट्स थे। कोई खास एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं थी, पर उसकी एनग्रेविंग्स इतनी मिस्टीरियस और लग्जूरियस थीं कि वो खुद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। टोकन्स लाए हो? आगे आओ और खुद ही डाल दो। तीनों पावरफुल लोगों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे अपने अपने टोकन्स निकालकर स्लॉट्स में रख दिए। जैसे ही 3 स्लॉट्स धर गए, मिरर एक्टिवेट हो गया। उसकी सरफेस पर रोशनी दौड़ने लगी। वो हवा में हल्का सा हिलने लगा, जैसे उड़ना चाहता हो, पर एनर्जी कम होने की वजह से टिक नहीं पा रहा था। 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने मुंह से 7 रंगों वाली रोशनी मिरर पर थूक दी और बस एनर्जी पूरी हो गई। एक्टिवेटेड मिरर हवा में तैरने लगा और उसमें एक छुपा हुआ पोर्टल दिखने लगा। पोर्टल के दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया की झलक नजर आ रही थी। क्या यही निर्वाणा सीक्रेट रियल्म है? लिंसू की आंखें और भी बड़ी हो गईं। रास्ते में ची यून हान ने बताया था, निर्वाणा सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस हमेशा मौजूद नहीं होता। एक सीनियर बीस्ट टेमर ने स्पेस रिलेटेड पेट बीस्ट के जरिए इसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर सील किया था और सिर्फ सदर्न रीजन के 4 शहरों के स्पेशल टोकन से ही ये खुलता है। कम से कम 3 टोकन जरूरी होते हैं। अगर 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन का ये हे तुई ना होता तो शायद एंट्रेंस खुलने का सीन काफ़ी ग्रैंड होता। पर अब क्या फर्क पड़ता है। लिंसू ने चोरी से 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन की तरफ देखा, जो आराम से अपने पंख हिला रहा था। इतना परफेक्ट बेट बीस्ट, पर मुंह ऐसा क्यों मिला? जाओ, ची यून हान ने हल्का सा स्माइल करके लिंसू से कहा। अंदर जाते ही तुम्हारे सामने एक जेड टैबलेट आएगी। वो सीक्रेट रियल्म की टेलीपोर्टेशन टैबलेट होगी। अगर कभी सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बिना सोचे उसे तोड़ देना। जान सबसे इम्पॉर्टेंट है। समझ गया अंकल जी। लिंसू ने जोर से नॉट किया और पोर्टल की तरफ बढ़ गया। बाकी दोनों भी अपने एल्डर्स की वार्निंग के बाद अंदर घुस गए। तंग हाव सबसे तेज था, बिना रुके सीधा अंदर। उसके बाद झो ची ई और फिर लिंसू।
पोर्टल में घुसने से पहले झो ची ई ने पीछे मुड़कर लिनसू को देखा और धीरे से बोला, तंग हाउ से सावधान रहना, और फिर बिना रुके अंदर चला गया। तंग हाउ से सावधान रहना? लिनसू की आंखों में कन्फ्यूजन आ गया। वैसे भी जब उसने पहले तंगहाव को देखा था तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा था, हमेशा गुस्से में, जैसे कोई उससे पैसे उधार ले गया हो। सतर्क रहते हुए लिनसू ने धीरे से पोर्टल को छुआ। उसका हाथ बिना किसी प्रॉब्लम के दूसरी तरफ चला गया, तो उसने पूरा भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत ही उसे चक्कर खाता हुआ होश उड़ा देने वाला एक्सपीरियंस महसूस हुआ। चैप्टर 121 चैप्टर 52 एक जोड़ी आंखें। कीयून हान ने पहले ही बताया था कि सीक्रेट रेल्म में टेलीपोर्टेशन रैंडम होती है, कहीं भी पहुंच सकते हो। अगर किस्मत बहुत खराब हो तो सीधा किसी एलीट रैंक बीस्ट के लेयर में भी लैंड हो सकते हो। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म के अंदर एलीट रैंक बीस्ट्स ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर जुवेनाइल स्टेज बीस्ट्स ही मिलते हैं। इसलिए ऐसी बदकिस्मती होने का चांस काफ़ी कम होता है, शायद कई दशकों में एक बार। और लिनसू को समझ आ गया, वो वही दशकों में एक बार वाली बदकिस्मत रूह थी। जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर आया और चक्कर से संभला, उसने देखा वो सीधा एक केव के अंदर खड़ा था, और ये केव था एलीट रैंक बीस्ट्स का लेयर। और सिर्फ एक नहीं, 2 एलीट रैंक बीस्ट्स, और उन दोनों के लेयर में ही 5-6 जुवेनाइल स्टेज बीस्ट्स भी मौजूद थे। पर सिचुएशन उतनी खतरनाक भी नहीं थी। पूछी, लिनसू ने अपनी उंगली से उन 2 एलीट रैंक ब्राइट लाइट ग्रुप्स को हल्का सा पोक किया। ये छोटे छोटे ग्लोइंग क्रीचर्स थे, नर्म फर वाली सरफेस, गर्म रोशनी फैलाते हुए। उन्हें छूने पर बड़ा ही अच्छा फील होता था। अदर जुवेनाइल ब्राइट लाइट ग्रुप सिर्फ एक छोटे पिलो जितने होते हैं, सिर रखने लायक, तो एलीट रैंक ब्राइट लाइट ग्रुप्स तो काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े कि एक इंसान उन पर पूरी तरह लेट भी सकता है, बिल्कुल सिंगल पर्सन सोफा जैसे। बड़े भाई, मैं थोड़ा तुम पर लेट सकता हूँ? लिनसू की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया, सीधा उस पर लेट गया। पूछी, जैसे ही वो लेटा, ब्राइट लाइट ग्रुप का सॉफ्ट बॉडी एकदम से दबकर 004 शेप में हो गया। उसकी गर्म रोशनी लिनसू की पीठ पर पड़ी, बिल्कुल धूप सेकने जैसा सुकून। और उसका नर्म फर लिनसू के हाथ, गर्दन और खुली हुई स्किन को हल्के से छूता रहा। टच इतना सूदिंग था कि बस पूछो मत। ब्राइट लाइट ग्रुप्स एक लो टियर एलीट स्पीशीज होते हैं। इनके पास कोई अटैक स्किल नहीं होती, सिर्फ एक कोर स्किल होती है, वार्म लाइट। ये बिल्कुल नॉन अग्रेसिव होते हैं और अपने अच्छे टेम्परामेंट के लिए फेमस है। ताकत कम होने के बावजूद कोई भी बेकार में इन्हें शिकार नहीं बनाता। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में घुसते ही लिनसू को महसूस हो गया था, हर कोने में घनी सुपरनैचुरल एनर्जी भरी हुई है। अगर यहीं बैठकर मेडिटेशन करे तो बिना स्पेस हार्ट के भी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल से 2-3 गुना तेज हो जाती। पर उसे सिर्फ 2 दिन मिलने वाले थे, वो इतना प्रेशियस टाइम मेडिटेशन में वेस्ट नहीं करना चाहता था। कुछ देर ब्राइट लाइट ग्रुप्स के साथ मस्ती करने के बाद लिनसू और क्यू उस केव से बाहर आ गए। म्याओ, बड़ा ब्राइट लाइट ग्रुप तो कितना मज़ेदार था। वापस उनके हैबिटेट में लिनसू एक ब्राइट लाइट ग्रुप पर लेट गया और क्यू दूसरे को ट्रैम्पोलिन बनाकर उस पर उछल कूद करने लगा। ब्राइट लाइट ग्रुप्स का बॉडी सॉफ्ट होता है, बोन्स नहीं होती, इसलिए ऐसी मस्ती से उन्हें दर्द नहीं होता। उल्टा उनकी चमकती रोशनी देखकर लग रहा था कि वो खुद भी इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं। जब हम वापस जाएंगे ना, लिनसू मुस्कुराकर बोला, तो कोर्टयार्ड वाले ब्राइट लाइट ग्रुप को इवॉल्व करवा देंगे, फिर तुम रोज उसके साथ ट्रैम्पोलिन खेल सकोगे। वैसे तो ब्राइट लाइट ग्रुप एलीट स्पीशीज माना जाता है, पर लो टियर एलीट्स में ये सबसे कमज़ोर होता है। नॉर्मल कंडीशंस में इनका एलीट रैंक तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर ये जुवेनाइल स्टेज कैटेगरी में ना होते तो शायद इन्हें एलीट स्पीशीज लिस्ट से ही हटा दिया जाता। सीक्रेट रेल्म के ब्राइट लाइट ग्रुप्स यहाँ की स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से इवॉल्व हो गए थे, पर लिन फैमिली के कोर्टयार्ड वाला अभी भी जुवेनाइल स्टेज में ही था। पर यह प्रॉब्लम लिनसू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे बस एक लाइट एलिमेंट एनर्जी पोशन बनाना होता, साथ में एक सेकेंड टियर लाइट एलिमेंट सुपरनैचुरल रिसोर्स, और आसानी से ब्राइट लाइट ग्रुप को एलीट स्टेज तक ले जा सकता था। म्याओ,
ट्रैम्पोलिन। अच्छा, बाहर निकलकर इस बात पर बात करेंगे। लिंसू ने हल्की सी खांसी के साथ टॉपिक बंद किया। अब हम निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में हैं। अब हमें अपना मेन काम करना चाहिए। यहाँ किसी भी वक्त बीस्ट्स हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। म्याओ, समझा। क्यू ने हाँ में सिर हिलाया और एक छोटी सी जंप के साथ लिंसू के सर पर बैठ गया। उसकी बड़ी आइस ब्लू आंखों में ठंडी चमक थी। लेवल 2 फ्रॉस्ट आइस के साथ वो आसपास सब कुछ क्लियरली देख सकता था। क्यू इज इक्वल टू मोबाइल स्कैनिंग रेडार। लिंसू ने अपनी स्पेस रिंग से एक मैप निकाला और क्यू की विजिलेंट निगाह के नीचे उसे ध्यान से देखने लगा। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म काफ़ी सालों से साउदर्न डोमेन के कंट्रोल में था, इसलिए यहाँ के डिटेल्ड मैप्स आसानी से मिल जाते थे। ओरिजिनल प्लान ये था, पहले क्यू को निर्वाणा पूल ले जाकर उसका एवोल्यूशन कंप्लीट करना, फिर एलीट रैंक क्यू के साथ उन जगहों पर जाना जहाँ सुपरनैचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ताकि मैक्सिमम लूट मिल सके। पर सबसे पहले उन्हें अपनी करंट लोकेशन पता करनी थी। लिंसू ने देखा, आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बिल्कुल वुड एलिमेंट बीस्ट्स के लिए परफेक्ट जगह। मैप पर ऐसी जगह सिर्फ एक ही जगह पर थी। जल्दी से अपनी पोजीशन लोकेट करते ही लिंसू ने थोड़ी सी लाचारी से सिर हिलाया। क्यूट्यू, लगता है निर्वाणा पूल तक का रास्ता इतना स्मूथ नहीं होगा। क्या हुआ? देखो, लिंसू ने मैप के एक हिस्से पर उंगली रखी, फिर उसे सबसे बड़ा मार्कर की तरफ ले गया। हम अभी इस फॉरेस्ट में होंगे और निर्वाणा पूल वहाँ है। सीधा भी चले तो पहले फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर एक बर्फीली पहाड़ी क्रॉस करनी होगी जहाँ सिर्फ आइस एलिमेंट बीस्ट्स रहते हैं। चैप्टर 122, चैप्टर 52, एक जोड़ी आंखें। म्याऊ। कोई बात नहीं, बस हमें थोड़ा और फास्ट चलना होगा। गुड, फिर स्पीड बढ़ाते हैं। क्यू को इतना ऑप्टिमिस्टिक देखकर लिंसू मुस्कुराया। तुम पहले पेड़ों के ऊपर से उड़कर देखो, स्नो माउंटेन किस डायरेक्शन में है। वैसे तो निर्वाणा पूल का रास्ता पास नहीं था, पर जो पाथ उन्होंने चूज किया था क्यू के होम टेरेन जैसा, यानी स्नोई एनवायरनमेंट, ये ऑलरेडी काफ़ी लकी बात थी। अगर कोई और ज़्यादा खतरनाक एलिमेंटल एरिया होता तो लिंसू शायद निर्वाणा पूल तक पहुंचने के लिए डिटूर लेने का भी सोचता। क्यू हल्की सी जंप के साथ ऊपर गया और कुछ ही देर में स्नो माउंटेन की डायरेक्शन बताकर वापस आ गया। लिंसू ने बिल्कुल डिले नहीं किया और क्यू के गार्ड में डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। सीक्रेट रेल्म के सभी मिस्टिकल क्रीचर्स अग्रेसिव नहीं होते, पर सभी ह्यूमंस के लिए फ्रेंडली भी नहीं होते। पूरा रास्ता बिना किसी अटैक के निकल जाए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। शायद रास्ता सही चुना था, इसलिए शुरू में लिंसू और क्यू बिल्कुल सेफ थे। लेकिन जब वो फॉरेस्ट और स्नो माउंटेन के बीच के आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब प्रॉब्लम शुरू हुई। म्याऊ। सावधान! क्यू की वार्निंग सुनते ही लिंसू एकदम रुक गया और लगभग उसी वक्त एक हल्के हरा रंग का वाइन व्हिप उसके सामने से हूश की आवाज़ के साथ गुजर गया। अगर वो रुकता नहीं तो अभी वो व्हिप सीधा उस पर लग चुकी होती। लिंसू का एक्सप्रेशन तुरंत बदला। वो जल्दी से साइड में कुछ कदम हटा और उस डायरेक्शन की तरफ देखा जहां से अटैक आया था। तकरीबन 5 मीटर दूर एक पतला सा मिस्टिकल क्रीचर खड़ा था, जिसके हाथ चाबुक जैसे लंबे थे और सिर के ऊपर 3 पतली विलो लीफ शेप वाली ब्लेड्स थीं। फ्लाइंग लीफ ब्लेड? लिंसू ने तुरंत पहचान लिया। ये प्लांट टाइप मिस्टिकल बीइंग्स का एक मिड रैंकिंग लीडर स्पीशीज था। इसके पास कोर स्किल फ्लाइंग लीफ ब्लेड और टैलेंट स्किल्स वाइन व्हिप और अब्जॉर्ब थे। देखने से लग रहा था कि ये फ्लाइंग लीफ ब्लेड अभी भी जुवेनाइल स्टेज में ही था। जैसे ही लिंसू ने इसकी पहचान की, वो क्रीचर जो अपना व्हिप मिस कर चुका था, उसने अपना सिर झटका और उसके सिर पे लगे पेल ग्रीन लीफ ब्लेड्स थ्रोइंग नाइफ्स की तरह घूमते हुए हवा में उड़ गए, सीधा लिंसू के चेहरे की तरफ, हल्की सी सीटी जैसी आवाज के साथ। फ्रॉस्टॉर्म! लिंसू ने बिना एक पल भी सोचे कमांड दिया। पहले से ही गुस्सा हुआ क्यू ने अपना पंजा जोर से मारा और फ्रॉस्ट स्नो से लपटी हुई एक बड़ी सी आंधी छोड़ दी, जो सीधा फ्लाइंग लीफ ब्लेड की तरफ लपकी। टियर 1 का फ्लाइंग लीफ ब्लेड उस तूफान में फंसकर बिल्कुल उसी तरह टूट गया जैसे तूफान में कोई पत्ता।
फ्लाइंग लीफ ब्लेड को तोड़ने के बाद भी फ्रॉस्ट स्टॉर्म की ताकत कम नहीं हुई। वो और जोर से गरजती हुई आगे बढ़ी और डॉज न कर पाने वाले उस क्रीचर को पूरी तरह लपेट लिया। बस काम खत्म हो गया होगा, लिंसू ने धीरे से कहा, अभी भी उस जगह को सावधानी से देखते हुए जहां एनर्जी स्टॉर्म अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। पर तभी ऊपर से क्यू क्यू की आवाज तेज हो गई। म्याओ, इतने सारे फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स। क्या इतने सारे? लिंसू ने इंस्टिंक्टिवली पूछा। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और बिना कोई शब्द बोले क्यू क्यू को उठाकर भागने लगा। ग्रास, प्लांट टाइप गाली। उसे याद आया, फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स अकेला रहने वाला स्पीशीज नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशन में ये 20-30 की ग्रुप्स में घूमते हैं। क्यू क्यू का इतने सारे कहना, इसका मतलब था बाकी सबने भी हंगामा सुन लिया है और अब इधर ही आ रहे होंगे। वाइल्ड जुवेनाइल फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स टियर 1 स्किल्स रखते हैं। 1-on-1 फाइट में क्यू क्यू उन्हें ईजिली हरा सकता था, चाहे वो लीडर स्पीशीज ही क्यों न हो। पर जब सामने 20-30 एक साथ हों तो फाइट का ऑप्शन नहीं होता, भागना ही बेस्ट चॉइस होता है। म्याऊ, लेफ्ट! पीछे नजर रख रहा क्यू क्यू अचानक चिल्लाया। भागते भागते लिंसू तुरंत लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और अगले ही पल 7-8 पेल ग्रीन वाइन विप्स हवा को चीरते हुए निकले और पॉप की तेज आवाज के साथ खाली जगह में लाश होते हुए। हिस, ये तो बिल्कुल बच गया। भागते हुए लिंसू ने एक बार पीछे देखा और फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स के क्रीचर्स की तादाद देखकर उसका स्कैल्प टिंगल करने लगा। फ्रॉस्ट स्टॉर्म काउंटर अटैक! सारे फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स को कवर करो, उन्हें रोक कर रखो। ऑर्डर देते ही लिंसू ने सिर झुकाकर और तेज भागना शुरू कर दिया, जबकि उसके ऊपर क्यू क्यू ने पूरी ताकत से हमला किया और पीछे आ रहे फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स को एक और रेजिंग स्टॉर्म में झोंक दिया। आती हुई फ्रॉस्ट स्टॉर्म का सामना करते हुए बुरी तरह गुस्से में भरे फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स हैरानी के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखा रहे थे। सिर झटको, फ्लाइंग लीफ ब्लेड! ढेर सारे ग्रीन फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स तूफान की तरफ उछाले गए। हाँ, वो स्टॉर्म के प्रेशर में टूट जाते थे, पर लगता ही नहीं था कि उनकी सप्लाई कभी खत्म होगी। एक टूटता तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता। तूफान की गरज धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स के लगातार हमलों के नीचे वो छेदों से भरकर पूरी तरह डिसिपेट हो गया। क्यू क्यू का फुल पावर फ्रॉस्ट स्टॉर्म लिंसू को सिर्फ कुछ सांसों का टाइम दे पाया, पर उतना ही काफी था ताकि लिंसू फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स के अटैक रेंज से बाहर निकल सके। लेकिन लगता था फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। अब भी वो रिलेंटलेसली पीछा कर रहे थे। कभी कभी कोई ब्लेड लिंसू की तरफ फेंक देते, जैसे अपने साथी का बदला लेना ही उनका गोल हो। इस वजह से लिंसू को और भी दिक्कत हो रही थी। उसे अपनी सारी ताकत लगाकर स्नो माउंटेन की डायरेक्शन में भागते रहना पड़ा। थोड़ी ही देर में लगातार भागने की वजह से उसकी स्टैमिना धीरे धीरे खत्म होने लगी और स्पीड भी कम हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे पता भी नहीं चला कब फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स ने पीछे का डिस्टेंस काफी कम कर लिया था। उसकी अपनी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फ्लाइंग लीफ ब्लेड्स का ग्रुप अभी भी बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। डैम, ये लोग मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। लिंसू ने दांत पीस लिए और तुरंत समझ गया कि फ्लाइंग लीफ स्प्राउट्स का ग्रुप उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था। उन्हें पक्का पता था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तेजी से खत्म हो रही है और उनकी ड्रेन एबिलिटी की वजह से वो आसपास की सुपरनैचुरल एनर्जी को और भी फास्ट अब्जॉर्ब करके खुद को रिकवर कर सकते थे, खासकर इस जगह पर जो नेचुरली वुड बेस्ड क्रीचर्स के लिए परफेक्ट थी। म्याऊ, उधर देखो! अचानक क्यू क्यू की आवाज आई। टेलीपैथी के थ्रू सिग्नल मिलते ही लिंसू ने इंस्टिंक्टिवली उस डायरेक्शन में देखा और उसका चेहरा तुरंत चमक उठा। वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके बीच में एक बहुत ही पतला सा केव एंट्रेंस बना हुआ था। स्नोई माउंटेन्स अभी भी काफी दूर थे। अगर वो बस भागते ही रहे तो लिंसू की स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाती और फ्लाइंग लीफ स्प्राउट्स उन्हें पकड़ ही लेते। 2 फ्रॉस्ट स्टॉर्म्स छोड़ने के बाद क्यू क्यू को भी एनर्जी लिक्विड लेने का टाइम नहीं मिला था। उसकी स्ट्रेंथ अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुई थी। अगर वो और फ्रॉस्ट स्टॉर्म यूज करता तो खुद ही थक कर गिर पड़ता।
अगर वो उस छोटी सी केव में घुसकर एंट्रेंस ब्लॉक कर देते तो कम से कम थोड़ा टाइम मिल सकता था पेट और ओनर दोनों को रिकवर होने का। बस एक ही प्रॉब्लम थी, लिंसू श्योर नहीं था कि उस केव के अंदर कोई बीस्ट है या नहीं। उसने पीछे देखा, फ्लाइंग लीफ स्प्राउट और पास आ चुके थे। लिंसू ने दांत भींच ली। रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हर केव में कोई बीस्ट होता ही होगा। ये सोचते ही वो तेजी से पहाड़ी की तरफ भागा, क्यू को पकड़कर सीधा केव के अंदर रोल हो गया। अंदर जाते ही जब उसने देखा कि केव का स्पेस बाहर से ज्यादा खुला है और वहां कोई बीस्ट नहीं है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसका गैम्बल सही निकला। बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनते हुए लिंसू ने पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा सा पत्थर पकड़ा जो केव एंट्रेंस से थोड़ा ही बड़ा था और उसे जोर से धकेलकर एंट्रेंस पर अटका दिया। एक हाथ पत्थर पर रखकर वो बाहर से हो रहे अटैक्स की वाइब्रेशंस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने रिलीफ की सांस ली। शायद केव की कोई खास नेचर थी, पर वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। फ्लाइंग लीफ स्प्राउट्स के अटैक से उस पर कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था और वाइब्रेशंस भी बहुत हल्की थीं। लगता नहीं था कि वो लोग केव के अंदर घुस पाएंगे। पहले एंट्रेंस से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, लेकिन जैसे ही लिंसू ने उसे ब्लॉक किया, केव पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उसने स्पेस रिंग से एक लैंटर्न निकाला, फ्लिंट से जलाकर जमीन पर रख दिया, फिर अंदर के एक और पत्थर पर कैजुअली बैठ गया, क्यू को अपने पास रखा और उसे एनर्जी लिक्विड की एक बॉटल थमा दी। तुमने बहुत मेहनत की है क्यू, जल्दी रिकवर हो जाओ। मियाओ, समझा। ये फ्लाइंग लीफ स्प्राउट्स इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, लिंसू ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा। जब हम दोनों थोड़ा रिकवर कर लेंगे तब भी हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसने स्पीस रिंग से एक जर्की का पीस निकाला और चबाने लगा। ये जर्की बीस्ट के मीट से बनी थी, ना सिर्फ भूख मिटाती थी बल्कि मार्शल आर्टिस्ट्स को स्ट्रेंथ रिकवर करने में भी मदद करती थी। वैसे लिंसू कोई प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, फिर भी ये उसके लिए काफ़ी यूज़फुल थी। इसीलिए जब उसे पता चला था कि वो सीक्रेट रेल्म में जाने वाला है, तो उसकी माँ ने स्पेशली ये राशंस तैयार की थीं। म्याओ, जब मैं इवॉल्व हो जाऊंगा ना तो मैं ज़रूर बदला लूंगा। बिल्कुल मुमकिन है, लिंसू ने मुस्कुराते हुए कहा और प्यार से क्यू के सर पर हाथ फेरा। इवॉल्व होने के बाद पहले हम स्नोई माउंटेन्स में तुम्हारे काम के रिसोर्सेज ढूंढेंगे, फिर वापस इस फॉरेस्ट में आकर वुड बेस्ड रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। चाहे तुम्हें उनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन उन्हें बेचना या ट्रेड करना और तुम्हारे काम के रिसोर्सेज लेना बुरा आइडिया नहीं होगा। म्याओ, ग्रेट। दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ वापस ला रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि लैंटर्न की हल्की सी रोशनी में उनके पीछे के पत्थरों की छाया से आंखों की एक जोड़ी धीरे से उभर आई थी। वो आंखें ज्यादातर सफ़ेद थीं और उनके बीच के ब्लैक प्यूपल्स बहुत छोटे थे। पहले उन्होंने क्यूरियस नज़रों से लिंसू और क्यू को देखा, फिर उनकी नज़र पड़ी लिंसू के हाथ पर जो प्यार से क्यू को सहला रहा था। उन खास अट्रैक्टिव ना लगने वाली आंखों में एक हल्की सी जलन और एनवी उभर आई। वो काफ़ी देर तक उस हाथ को देखते रहे जो क्यू को सहला रहा था। फिर धीरे धीरे उन आंखों की चमक बुझ गई और आखिरकार वो पूरी तरह से छाया के साथ मिलकर गायब हो गईं। फ्यू। लिंसू ने मीट का आखिरी छोटा सा टुकड़ा निगला, कैंटीन से पानी का एक घूंट पिया और महसूस किया कि उसकी ताकत पूरी तरह वापस आ चुकी थी। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसने गोद में बैठे क्यू को देखा। तुम कैसा फील कर रहे हो? म्याओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है, लिंसू मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा सीरियस हो गया। रेडी हो? मैं पत्थर हटाने वाला हूँ। म्याओ, रेडी। जैसे ही मैं पत्थर हटाऊंगा, अगर कोई फ्लाई लीफ स्प्राउट अंदर घुसने की कोशिश करे, तुम तुरंत फ्रॉस्ट स्टॉर्म यूज करके उसे हटा देना, फिर हम दोनों भाग लेंगे। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लिंसू ने गहरी सांस ली, बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर लगाकर धक्का दिया। केव का बंद किया हुआ एंट्रेंस फिर से खुल गया। क्यू के मुंह के पास एनर्जी जमा होने लगी, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमक उठी। वो सीधा केव के बाहर की तरफ देखने लगा, बिल्कुल रेडी टू अटैक। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा कन्फ्यूजन से भर गया। म्याओ, गए? हाँ,
लिंसू ने पत्थर साइड में फेंका, भौंई सिकोड़ कर बाहर देखा, लेकिन वहाँ फ्लाईलीफ स्प्राउट्स का नामो निशान तक नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले तक जो उनका पीछा जानलेवा तरीके से कर रहे थे, अब अचानक गायब। उसने सावधानी से सिर बाहर निकाला, पूरी तरह कन्फर्म किया कि वहाँ कोई नहीं है, और गहरी सांस छोड़ दी। क्यों लगता है हम बाहर जा सकते हैं। चाहे फ्लाईलीफ स्प्राउट्स क्यों चले गए हों, इतना तो पक्का था, अभी के लिए वो दोनों सेफ थे। लिंसू ने झुककर ऑयल लैंप उठाया, आग बुझा दी और उसे वापस स्पेस रिंग में रख दिया। फिर प्यार से क्यू को उठाकर केव से बाहर चल पड़ा। उसने ये नोटिस नहीं किया कि जब उसकी शैडो उस पत्थर की शैडो से टकराई जहां वो पहले टिककर बैठा था, तो कुछ सा उस अंधेरे से निकलकर उसी की परछाई में घुल गया। उसी वक्त क्यू के गोद में बैठे लिंसू के कान हल्का सा फड़फड़ाए। म्याओ, ये क्या था? क्या हुआ क्यू? लिंसू ने पूछा जब उसने देखा कि क्यू फ्रॉस्ट आइज से इधर-उधर देख रहा है। म्याओ म्याओ, मुझे लगा मैंने कुछ देखा, पर अब कुछ नजर नहीं आ रहा। शायद तुम्हारा वहम हो, ज्यादा टेंशन मत लो। लिंसू ने क्यू के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। वो फ्लाईलीफ स्प्राउट्स शायद किसी और वजह से चले गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम पहले की तरह गार्ड करते रहो। म्याओ, समझा। क्यू फुर्ती से लिंसू के सर पर चढ़ गया, अपनी जगह बना ली और उसकी आंखों में बर्फीली चमक फिर से उभर आई, आसपास सब कुछ स्कैन करते हुए। इंसान और उसका पेट फिर से स्नोई माउंटेन्स की तरफ बढ़े। इस बार रास्ते में किसी और बीस्ट का अटैक नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में ठंडी हवा और बर्फ से घिरी हुई सफ़ेद पहाड़ियां उनके सामने आ गईं। अपने फेमिलियर एरिया में पहुंचते ही क्यू खुशी से उछल पड़ा। वो लिंसू के सर से कूदकर नीचे आ गया और बर्फ के बीच फुर्ती से घूमने लगा, बिल्कुल एक स्नो स्प्राइट की तरह। लिंसू उसे देखकर मुस्कुराया, अपना मैप निकाला, अपनी पोजीशन और डायरेक्शन चेक की, फिर एक जगह की तरफ इशारा किया। अब हम उधर चलेंगे, थोड़ा लो प्रोफाइल रखेंगे, पहले निर्वाणा पूल। म्याओ, मुझे वहाँ कुछ महसूस हो रहा है। क्यू की आवाज़ ने लिंसू को बीच में ही रोक दिया। वो हवा में खेलना छोड़ चुका था और आंखों में गहरी बर्फीली रोशनी के साथ किसी चीज़ को घूर रहा था। क्या है वहाँ? म्याओ म्याओ, मुझे लगता है वहाँ कुछ अच्छा है। क्या हम निर्वाणा पूल जाने से पहले एक बार देख सकते हैं? बिल्कुल। लिंसू ने उस डायरेक्शन में देखा, लेकिन तेज़ हवा और बर्फ के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा देख लेंगे, पर ज्यादा डीले नहीं करेंगे। म्याओ, ग्रेट। करीब 10-12 कदम चलने के बाद लिंसू अचानक रुक गया। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वहाँ एक छोटी सी आइस केव थी, जो हवा और बर्फ के बीच बिल्कुल छिपी हुई थी और उसकी नज़र से पहले बच गई थी। आइस केव के एंट्रेंस से हल्की सी आइस ब्लू रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर से इतनी तेज सुपरनैचुरल एनर्जी निकल रही थी कि लिंसू भी क्लियरली महसूस कर सकता था। साफ था कि अंदर कोई पावरफुल रिसोर्स ग्रो हो रहा है। फ्लक्चुएशंस देखकर लगता था कि वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। हवा में मंडराते हुए क्यू को देखकर, जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, लिंसू मुस्कुराया। क्या ये वही जगह है जिसका तुमने जिक्र किया था? म्याओ, शायद हाँ। चलो फिर अंदर जाकर देखते हैं। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एक अजीब सी आवाज़ उसके कान में पड़ी। उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत आइस केव की तरफ घूमा। जहां अभी तक एंट्रेंस खाली था, वहां अचानक एक बिच्छू जैसा बीस्ट खड़ा था, चक्की के पत्थर जितना बड़ा, पूरी बॉडी क्रिस्टल जैसी आइस से बनी हुई। उसकी छोटी सी नीली आंखें न्यू कमर्स को सावधानी से देख रही थीं। उसकी मस्कुलर पूंछ ऊपर उठ रही थी और तेज स्टिंगर ठंडी रोशनी से चमक रहा था। उसके बड़े बड़े पंजे 2 तलवारों जैसे किसी भी चीज को आसानी से काट सकते थे। आइसामर स्कॉर्पियन, लिंसू ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा। क्यों पीछे हटो, ये एलीट रैंक बीस्ट है। आइसामर स्कॉर्पियन एक एलीट हाई रैंक्ड कमांडर लेवल आइस टाइप क्रीचर। इसके कोर टैलेंट स्किल्स हैं इरोजन मार्क, आइस आर्मर, कोल्ड क्लॉ किल। एक एलीट कमांडर होने के नाते इसका नॉर्मल एनर्जी लेवल कम से कम 4000 होता है, जो क्यू से करीब 10 गुना था। इस स्टेज पर लड़ना पागलपन था। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भागना। हालांकि आइस आर्मर स्कॉर्पियन ने तुरंत अटैक नहीं किया। वो बस आइस केव के एंट्रेंस पर खड़ा था, लिंसू और क्यू को घूरता जा रहा था।
इससे लिंसू और भी श्योर हो गया कि अंदर कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है और ये आइस आर्मर स्कॉर्पियन उस सुपरनैचुरल रिसोर्स का गार्डियन है। क्यों? लिंसू ने धीरे से कहा, क्या हमें पहले निर्वाणा पूल जाकर इवॉल्व हो लेना चाहिए और फिर यहाँ वापस आना चाहिए? चैप्टर 125, चैप्टर 53, आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन के साथ सोलो बैटल पार्ट 2। मियाओ मियाओ, मैं जीत सकता हूँ, ये मुझे छू भी नहीं सकता। क्यों की बात सुनकर लिंसू को कुछ सूझा। उसने तुरंत आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन की तरफ देखा। एरोजन मार्क, आइस आर्मर, कोल्ड क्लॉ किल, इन 3 एबिलिटीज में पहली स्टिंगर के जहर से ओपोनेंट पर लॉन्ग टाइम नेगेटिव इफेक्ट डालना, दूसरी एक प्योर डिफेंस स्किल और तीसरी क्लॉज से सीधा अटैक। मतलब सारी स्किल्स क्लोज कॉम्बैट टाइप की थी। एलीट रैंक और एनर्जी गैप देखकर लिंसू पहले ही रिट्रीट के लिए रेडी हो गया था, पर क्यू की बात सुनने के बाद शायद हो सकता है अगर क्यू हवा में ऊपर रहे तो ये बड़ा सा बिच्छू कुछ कर ही ना पाए। टियर 2 फ्रॉस्ट स्टॉर्म के साथ क्यू के पास इतनी अटैक पावर थी कि वो एलीट रैंक्ड आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन को थ्रेटन कर सके, जब तक कि सामने वाले के पास टियर 3 आइस आर्मर ना हो। और वाइल्ड एलीट बीस्ट्स के लिए टियर 3 स्किल मास्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उनके पास इंस्ट्रक्शनल स्किल्स भी नहीं होते। मतलब असली प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, एनर्जी, और एनर्जी पोशंस के साथ रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ये सोचकर लिंसू का दिल थोड़ा ललचा गया। ट्राई करें, अगर ये सुपरनैचुरल रिसोर्स अभी मिल जाए तो क्यू के एवोल्यूशन के वक्त उसे एडिशनल रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है और स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन का चांस बढ़ जाएगा। पर अगर एवोल्यूशन के बाद मिले तो इसका कोई खास फायदा नहीं, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अभी लेना ही बेस्ट चॉइस था। क्यों पहले यहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं, लिंसू ने धीरे से कहा, आंखों में एक चमक के साथ। मियाओ, मतलब फाइट नहीं करनी? करना है, लिंसू ने कहा, क्यू को पास बुलाकर धीरे धीरे स्नो माउंटेन से बाहर की तरफ चलते हुए। पर पहले थोड़ी प्रेपरेशन जरूरी है। उसकी आंखों में सोच का भार था। आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन से लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। पहली प्रॉब्लम, क्यू की एनर्जी कम थी, फाइट के बीच बीच उसे एनर्जी पोशन से रीफिल करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम, खुद लिंसू। ये कोई फेयर 1-on-1 फाइट नहीं थी। जैसे ही आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन समझेगा कि वो क्यू को छू नहीं सकता, वो क्या करेगा? सीधा अटैक करेगा बीस्ट टेमर पर, जो नीचे बर्फ पर खड़ा फाइट को कमांड कर रहा है। और सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग रेंज के मार्शल आर्ट्स के साथ लिंसू मुश्किल से जुवेनाइल बीस्ट्स के लेवल पर था। आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन से लड़ना तो दूर की बात, इस बैटल में वो सामने आ ही नहीं सकता था। उसे सिर्फ क्यू पर ही डिपेंड रहना था। स्नो माउंटेन से निकलकर पास के घने जंगल को देखकर लिंसू चुप हो गया। रास्ते में उसने क्यू को सारे रिस्क समझा दिए थे। क्यू भी जानता था कि इस बार लिंसू उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। फिर भी क्यू ट्राई करना चाहता था, क्योंकि अगर वो सुपरनैचुरल रिसोर्स मिल गया तो उसका एवोल्यूशन और भी श्योर हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंसू ने स्पेस रिंग से एक एनर्जी पोशन निकाला और उसे रस्सी से क्यू की कमर पर बांध दिया। फिर दूसरा बॉटल, तीसरा, आखिर में क्यू की कमर पर 5 एनर्जी पोशंस लटक रहे थे। ये सब परफेक्ट ग्रेड एनर्जी पोशंस हैं, लिंसू ने हल्की आवाज में कहा। एक बॉटल तुम्हारी स्ट्रेंथ को 5 गुना से ज्यादा रीफिल कर सकती है। यहाँ 5 बॉटल्स हैं, मतलब तुम्हारी एनर्जी को 20 बार से ज्यादा भर सकती हैं। इतना काफी होना चाहिए। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता चमक उठी जब उसने प्यार से क्यू के सर पर हाथ फेरा। सावधान रहना, फ्रॉस्ट आइस से ओपोनेंट को लॉक करके रखना और कंटिन्यूअसली फ्रॉस्ट स्टॉर्म यूज करते रहना। अगर वो तुम्हें प्रेशर दे तो बिना लड़े भाग जाना भी ठीक है। टियर 3 स्नो ट्रेस के साथ कमांडर लेवल से नीचे कोई भी तुमसे तेज नहीं हो सकता। मियाओ, समझा। लिंसू ने और कुछ कहना चाहा, पर सारी बातें पहले ही समझा चुका था।
आखिर में हल्का सा हंसकर उसने क्यू के सर पर थपकी दी। जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। मियाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्यू को एनर्जी पोशंस के साथ आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ते हुए देखकर लिंसू वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा इमोशन से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब वो फाइट में क्यू के लिए बोझ बन गया था। बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी जाकर उसे जल्दी से गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन सीखना होगा। सिर्फ तभी वो सच में क्यू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकेगा, सिर्फ दूर से कमांड देने वाला नहीं रहेगा। बर्फीली आसमान के ऊपर क्यू हवा में मंडरा रहा था। उसकी आंखों में गहरी बर्फीली चमक और जलता हुआ बैटल स्पिरिट था जब वो नीचे आइस केव को चुपचाप देख रहा था। आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन जो पहले केव के एंट्रेंस पर था अब नजर नहीं आ रहा था। शायद लिंसू और क्यू को जाते देखकर केव के अंदर चला गया। क्यू की आंखें चमकी। एक सुपर कंडेंस्ड फ्रॉस्ट स्टॉर्म उसके मुंह से निकला, जैसे कोई हेवी कैनन हो, और सीधा आइस केव के एंट्रेंस की तरफ ब्लास्ट हो गया। इस वक्त हवा और बर्फ जैसे फ्रॉस्ट स्टॉर्म की तरफ खिंच गई हो। पूरी ब्लिजर्ड उसके साथ मिलकर और भी भयानक बन गई। नीला और सफेद रंग तेज गति से घूमने लगे। स्टॉर्म और भी ताकतवर बन गया। यही था होम ग्राउंड एडवांटेज। एनवायरमेंटल बोनस के साथ फ्रॉस्ट स्टॉर्म की पावर कम से कम 10% ज्यादा हो चुकी थी। फ्रॉस्ट स्टॉर्म जमीन से टकराया और तुरंत एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म बन गया जो चारों तरफ फैल गया। आइस केव का एंट्रेंस तक हिल गया, जैसे अभी गिर जाएगा। इस एक ही हमले से केव के मुंह पर जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। बर्फ उड़ने से पहले ही स्टॉर्म के भार से दबकर जम गई। स्नो से आइस बन गई और स्टॉर्म का रास्ता उस गहरे गड्ढे में साफ दिख रहा था।